हेलो बच्चों हम क्लास 9th में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशन। इट इज द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। समझते हैं बच्चों ग्रेविटेशन क्या होता है। बेसिकली इन योर लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्रेविटेशन और द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। बेसिकली वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब तक जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे ग्रेविटेशन दैट मीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ओके, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अर्थ ऑल्सो, है ना। जो आपकी डेफिनेशन है वो अर्थ के केस में है, क्योंकि अभी फिलहाल नेचर में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है। बट एक जनरल कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी काइंड ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हर दो ऑब्जेक्ट इनके बीच में अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगा। एंड इट इज नॉट लिमिट टू द अर्थ ओनली। ये ओनली अर्थ तक ही लिमिट नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्स। कंप्लीट यूनिवर्स पर बेस्ड ये फिनोमिना हो जाएगा ग्रेविटेशन का। The concept of gravitation was given by scientist Isaac Newton। हालांकि इंडियन कल्चर में तो ये बहुत पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट उसको वर्ल्ड लेवल पे इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जिसमें भास्कराचार्य इंडियन जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनका कॉन्सेप्ट था। और बहुत भी पुराने दूसरे इंडियन कॉन्सेप्ट में भी ये चीजें बताई गई, बट वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो हम ग्रेविटेशन का क्रेडिट किसको देते हैं? साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन के बारे में एक वेल नोन स्टोरी है, यू ऑल हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, कि न्यूटन एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा था। ओके, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और सडनली एक एप्पल टूट के जमीन पे गिरा। नाउ दिस फिनोमिना वाज सरप्राइजिंग फॉर हिम। उसने सोचा, उसको इस चीज ने सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर भी तो जा सकता। ऐसा क्या हो रहा है कि एप्पल को नीचे ही गिरना हुआ, ये एप्पल नीचे ही गिर रहा है? अब देखिए भाई, हर किसी का थिंकिंग लेवल अलग होता है। अगर आप लोग बैठे रहते, हम लोग बैठे रहते, एप्पल नीचे गिर गया, हम क्या करते? उठा के खा जाते हैं यार, छोड़ो, है ना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक साइंटिस्ट का दिमाग अलग तरीके से चलता है, तो उसने जो है इस चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कोई भी चीज अर्थ पे नीचे ही क्यों गिरती है। तो ये पता लगा कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उस फोर्स को उसने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बट लेटर ऑन जब वो और ज्यादा रिसर्च करता चला गया तो पता लगा कि नॉट ओनली अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट। नेचर का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो एक्चुअल में ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशन कहलाएगा। ओके, और हमारी स्टडी जनरली अर्थ तक लिमिट हो जाती है। सो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, हाउ विल वी डिफाइन इट? द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ फोर्स। अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से लग रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी। इसके लिए दूसरा क्या नाम हम यूज करते हैं? क्या टर्म यूज करते हैं? ग्रेविटी वाला टर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेचर में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसी रीजन से दो ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे के पास में रख सकते हैं। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में नहीं रख सकते, एक दूसरे को रिपेल कर देते, दूर चला जाता। ओके, अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि नेचर में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो स्टोन हमने एक डिस्टेंस पे रखे तो ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों स्टोन आपस में आके चिपक जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम तो कह रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है।
तो एक्चुअल में अट्रैक्शन मास पे डिपेंड करता है, और आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ या अर्थ के आसपास रखेंगे तो सबसे पहले वो किससे अट्रैक्ट होगा? अर्थ से अट्रैक्ट होगा। अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, और हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ ही है, इसी का मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या कि वो आपस में एक दूसरे से क्यों नहीं चिपक रहे? क्योंकि वो किससे चिपके हुए हैं? दे आर अट्रैक्टेड विद द अर्थ। अर्थ से उनका अट्रैक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई वो एक दूसरे के साथ में चिपक नहीं रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, लेकिन वो किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? अर्थ से डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई अर्थ से चिपक जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द अर्थ, इट इज एप्लीकेबल टू द यूनिवर्स, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। तो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इस चीज को समझते हैं, फिर हम इससे ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पे आएंगे। ओके, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट, in fact this law was given by scientist Newton, and what is this law? According to this law, every object in the universe attracts another object with a force. हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses. है ना, कि वो जिन फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का क्या आ गया बच्चों? मैग्नीट्यूड आ गया, और हम फोर्स से रिलेटेड डिराइवेशन भी करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, तो उससे पहले लिख लीजिए ओके बच्चों, तो आप लोगों ने लिख लिया। अब इस पे हम देखते हैं, इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, इसका स्टेटमेंट ध्यान रखिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses. Okay, suppose these are the two objects, object A and object B. Okay, इनका मास अगर हम ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को बड़ा मान लिया, एक को छोटा मान लिया, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है बच्चों? द बीच की डिस्टेंस हमने मान ली r. ओके, नाउ ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहता है? द ग्रेविटेशन फोर्स सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses. So gravitational force is directly proportional. Directly proportional इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि कैपिटल M इंटू स्मॉल m, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये अपॉन में, या चलो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, और इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी? 1 अपॉन r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों फोर्स को ही बता रही है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू n, ये कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई। अब बच्चों, फिजिक्स का पहला सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां पे इक्वल लगेगा, और इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई होगी जो ऑलरेडी फॉर्मूले में डिराइव होती है। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा G। व्हाट इज G हियर? ग्रेविटेशन कांस्टेंट m अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ग्रेविटेशन फोर्स F is equals to G mm upon r square, where capital G is equals to universal gravitation constant। और बच्चों, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की,
6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, हर फॉर्मूले में यही चीज आपको अप्लाई करनी है। 6.67 into 10 to the power minus 11। अगर हम इसको g के फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या ये इधर रह गया f into r स्क्वायर, ये इधर चला गया अपॉन m into m। ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, g के लिए बन जाएगा। ओके, ये इक्वेशन आप नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड कर दो। अब इसलिए हमने इसका फॉर्मूला का यूनिट ले डिराइव की, क्योंकि फॉर्मूले में एक तो फोर्स आ रहा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, r यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है मीटर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर है तो, देन किलोग्राम डिवाइड में है तो पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये तो किसका फॉर्मूला डिराइव हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ये भी बना लीजिए। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ये आपके समझ में आ गया, और इस फॉर्मूले पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कैसे डिफाइन करेंगे। इक्वेशन जो फिफ्थ बन रही है उस चीज को ध्यान रखिए। इक्वेशन फिफ्थ जो भी हमारे पास आई, व्हाट इज दैट, g इज इक्वल्स टू f इनटू r स्क्वायर m इनटू n। इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या हो जाए, इफ मास कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मास कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए 1 मीटर, तो g इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा f देन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 into 1, है ना। तो ये सब तो कट गया, ये 1 से कोई मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वही रहेगा, तो g इज इक्वल्स टू f। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट is the force between two objects of mass 1 kilogram placed at a distance of 1 meter from each other। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 6.67 into 10 to the power minus 11। इस कहने का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कितना है 1 किलोग्राम है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा 6.67 into 10 to the power minus 11, और यही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस हमको न्यूमेरिकल भी बहुत सारे इस पे सॉल्व करने चाहिए और करने ही होंगे। ओके, ये भी आप बना लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, 5-6 पॉइंट है, एक बार मैं लिख देता हूं। बच्चों, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ universal law of gravitation। Okay, so the first importance is that gravitation force of earth is responsible for binding all the object on the earth पे हर ऑब्जेक्ट बाइंड हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट अर्थ पे प्रॉपर्ली लोकेटेड है, टेरेस्ट्रियल बॉडी जितनी भी है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। द सेकंड वन,
ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर जो हम एटमॉस्फेयर यानी कि गैसियस एनवायरनमेंट जो देखते हैं दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, आई मीन ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ही एटमॉस्फेयर होल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे रेनफॉल और स्नोफॉल, बिकॉज ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है तभी तो बारिश हो रही है। ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करेगी तो बारिश नहीं होगी, है ना, स्नोफॉल भी नहीं होगा। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन। सन की ग्रेविटेशन की वजह से डिफरेंट प्लैनेट का रिवोल्यूशन होता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ इज काइंड ऑफ प्लैनेट, तो यहाँ पे किसकी ग्रेविटी लग रही है, सन की ग्रेविटी लगेगी। एंड द फॉर्मेशन ऑफ टाइड, टाइड का फॉर्मेशन, टाइड समझते हैं हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, है ना, कि वो मून की ग्रेविटी लग रही है। पूर्णिमा या अमावस्या की रात को हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा वाटर जो है ओशन वाला बहुत फास्ट मूव करता है मून की तरफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों क्या हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑन आइदर अर्थ या फिर पूरे यूनिवर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये लिखिए आपने, बना लीजिए। बच्चों अब तक हमने जो फॉर्मूला देखा उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम। अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो अर्थ ही हो जाएगा, तो अर्थ की वजह से उस 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे कितना क्या लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के इक्वल ही हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की आप यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। कहीं कहीं 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर गिवन होता है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखते हैं क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला गिवन है मास ऑफ अर्थ, इसको हम कैपिटल एम ले लेंगे। एंड व्हाट इज कैपिटल एम, और ये मास ऑफ अर्थ अब आपको याद हो जाना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल में ये रेडियस डिस्टेंस के फॉर्म में हम लेंगे, r 6.4 × 10⁻6 मीटर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m 1 किलोग्राम, अगर ग्राम में दिया होता तो किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का Gmm/r²। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, F = G की वैल्यू। अब आप इसको आप 6.67 ले सकते हैं और सिंपल करने के लिए 6.7 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू अर्थ का मास 6 × 10⁻24 कैपिटल M हो गया, और स्मॉल m कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे r² है, यानी 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बजाय इसको टुकड़ों में लिख दो 6.4 × 6.4। ओके, ये स्क्वायर हो गया, और 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि नीचे कितना आ रहा है 10⁻12, ऊपर चला गया तो -12 हो जाएगा। ओके, 24 प्लस का और -12 कितना बचा, प्लस में 12 बचा, जो कट रहा है उसको काटो, तो ये तो बचा, ध्यान रखिए 10⁻12, और ये हुआ 10⁻11। 12 - 11 कितना बचा, ओनली 10, तो ये सब चीजें कट जाएंगी और ओनली क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, 6.7 × 10 × 6 अपॉन 6.4 × 6.4, ये कट गया, ये 2 से कटा 3 टाइम, ये 3.2 टाइम। ओके, और यहाँ पे एक अच्छा तरीका है कि 6.7 और 6.4 को पहले आप डिवाइड करना, और ये वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो 6 ये पॉइंट से पॉइंट हट गया,
64 और 67 वन टाइम 64, कितना बचा 3, नहीं गया 0, नहीं गया 0, तो कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम नहीं जाके 4 टाइम जाएगा 24 आई मीन 16, कितना आया 1, 24 और 25। ओके तो अब इतना ही रख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 1.04 और नीचे क्या बच गया है आपके पास 3.2। ओके अब ऊपर जो जो चीजें एक बार फ्रेश और लिख देते हैं यहाँ पे 1.04 इंटू 10 इंटू 3 और नीचे क्या बच गया बच्चों 3.2। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर का मल्टीप्लाई कर ले और नीचे का जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 से हो गया तो 10.4 इंटू 3, 10.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, देन 312 यानी कि 31.2 डिवाइड बाय 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया 312 अपॉन 32, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम 18, 9 3 27 और 28। ओके फिर ये बचा 4, 2, 24 बचा, पॉइंट लगा, ये कितने टाइम 240, अगर मैं 8 टाइम करता हूं तो 8 2 जा 16, 1 25 256 यानी कि 7 टाइम जाएगा 14, 7 3 जा 21 और 22, कितना बच गया 16 पॉइंट। ओके ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो कितना हो गया 10, ये हो गया 160 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 9.75 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों न्यूटन, और इसको इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेट हम कितना ले सकते हैं 9.8 न्यूटन। ओके तो इसमें वही न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, उसी तरीके से आपको करना है। ओके बना लो ये जैसे मैंने बनाया है, एक क्वेश्चन और कर देंगे हम। एक क्वेश्चन और, बच्चों अगला न्यूमेरिकल है मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम एंड मून इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। If the distance between Earth and Moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force of gravity. Okay, क्या निकालना है force of gravity? तो देखिए कैपिटल है यानी कि mass of Earth 6 into 10 to the power 24, mass of Moon 7.4 into 10 to the power 22, distance कितना है 3.84, 10 to the power 5 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power 3 और हो जाएगा यानी 3.84 into 10 to the power 8 मीटर, और g की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। f इज इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर यानी कि 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 कैपिटल M की वैल्यू, और स्मॉल m 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, रेडियस यानी कि डिस्टेंस बताया 3.84 का स्क्वायर यानी कि 3.84 इंटू 3.84 और 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 16। ओके 10 टू द पावर 16 ऊपर गया -16 हो जाएगा, तो 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 10 टू द पावर 6। ओके अब जो नीचे हम डिवाइड, ये हो गया 3 से कट गया, 2 से काटा तो हमने 3 टाइम, और ये हो जाएगा 1.92। ओके फिर ये 7.4 को अगर हम 2 से काटते हैं तो कितने टाइम जाएगा 33.7, ये भी 1.92। ओके बच्चों अब किसी और से काटने के बजाय जस्ट हम क्या कर देते हैं, इनका आपस में
ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, और ज़्यादा सिंपल करने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो करिए, मल्टीप्लाई करिए, आप लोग भी करिए भाई, वीडियो पॉज करके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब एक बार इसको पॉज करके खुद ही। बच्चों अब इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे देखिए 10 पावर -11 है और यहाँ पे 10 पावर 24 और 6, तो 24 और 6 30 हो गया, और -11 कितना हो जाएगा 10 पावर 19। ऊपर जो जो भी नंबर है 6.7 इंटू 3 इंटू 3.7, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पावर 19 हो गया, और 1.92 को मल्टीप्लाई किया तो 2.68। अब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, अब तो खाली इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन। ओके, तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम ऑफलाइन क्लास में इसको देख लेंगे अगर किसी को सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी तो। ओके बच्चों, बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ग्रेविटेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।